अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है वो आप कभी कर नहीं सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीब के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तोलते हैं। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका हमारे क्लास में स्वागत है। और हम आपके लिए वही अपन ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे हैं, जिसमें अपन प्रोफेसर वीसी मिश्रा की जो किताब थी 1994 में लिखी गई थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें अपन राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। जिसमें पहला आता है पश्चिमोत्तर प्रदेश, दूसरा आता है अरावली पर्वतमाला, तीसरा आता है पूर्व मैदानी भाग, चौथा आता है हाड़ौती का पठार। जिसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश अपन पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, पूर्व मैदान अरावली पर्वतमाला भी अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अपन चल रहा है पूर्व मैदानी भाग, जिसमें अपन चंबल बेसिन कंप्लीट हो चुका है, और अपन का उसके बाद में माही बेसिन वो भी अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन का पूर्व मैदानी भाग का लास्ट टॉपिक बचा है बनास बाणगंगा बेसिन। तो अपन बानास एवं बाणगंगा बेसिन पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अपन का बनास एवं बाणगंगा बेसिन। आज अपन बनास एवं बाणगंगा बेसिन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि बनास एवं बाणगंगा बेसिन है जो सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। ये क्या है? बनास नदी की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक मैदान है, जिसे बनास एवं बाणगंगा बेसिन नाम दिया गया है। तो ये बनास की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान को बनास एवं बाणगंगा बेसिन कहा जाता है। और अपन देखते हैं कि इसमें बनास एवं बाणगंगा बेसिन का ढाल पूरब की ओर है, इसका ढाल की तरह पूरब की ओर है। इसका ढाल पूरब दिशा की ओर है। इसमें मिट्टी अपन की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें मृदा पाई जाती है जलोढ़, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो अपन के कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं बनास एवं बाणगंगा बेसिन, जिसमें अपन देखा बनास की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान बनास एवं बाणगंगा बेसिन कहलाता है। इसका ढाल पूरब की दिशा की ओर है, जिसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अपन देखते हैं एक बार राजस्थान, ये अपन का राजस्थान है। ये अपन का राजस्थान आता है। इस राजस्थान में ये राजस्थान है, इस राजस्थान अपन देख रहे हैं हाड़ौती का पठार। ये तो अपन का हाड़ौती का पठार होता है, और अपन का ये होता है पूर्व मैदानी भाग। ये अपन अरावली पर्वतमाला और ये है अपन का पूर्व मैदानी भाग, जिसे अपन देख रहे हैं बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन में अपन देख रहे हैं कि ये अपन का मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, और राजस्थान 10 जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर देखते हैं अपन कि अपन के बनास एवं बाणगंगा बेसिन में अपन के कुछ जिले आते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा था एक तो चंबल बेसिन पढ़ा था, फिर पढ़ा था अपन ने माही बेसिन, आज पढ़ रहे अपन बाणगंगा बेसिन, जिसमें अपन जिला आता है, एक आता है अपन का राजसमंद, एक जिला आता है अपन का राजसमंद।
एक जिला अपन का राजसमंद आता है, राजसमंद आता है चित्तौड़गढ़, फिर आता है अपन का चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़ बाद आता है अपन का भीलवाड़ा और अजमेर और फिर टोंक और सवाई माधोपुर। इसके बाद आता है चित्तौड़, भीलवाड़ा, फिर आएगा अपन का भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बाद आएगा अपन का अजमेर, अजमेर बाद आता है अपन का टोंक और फिर सवाई माधोपुर। इसके बाद आता है अपन का टोंक और सवाई माधोपुर। ये अपन के बनास एवं बाणगंगा बेसिन के अंदर जो जिले आते हैं वो हैं। इसमें देखते हैं अपन राजसमंद जिला है अपन का, अपन जिला आता है राजसमंद। राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला, राजसमंद जिला अरावली पर्वतमाला में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। तो अरावली पहाड़ियां हैं अपन की राजसमंद जिले में। तो राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर, अरावली पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, यहाँ आती है खमनोर। अरावली पर्वतमाला की चोटी आती है खमनोर, राजसमंद जिले में स्थित है, जिससे अपन की बनास नदी का उद्गम होता है, यहां से निकलती है बनास नदी। इसमें बनास नदी राजसमंद जिला खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और फिर जाती है चित्तौड़गढ़ में। और एक राजसमंद खमनोर की पहाड़ी में एक बांध का निर्माण करती है जिसे कहते हैं अपन नंद संबंध बांध। यहाँ पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है नंद संबंध। नंद संबंध बांध खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वतमाला राजसमंद जिला में स्थित है। यह बनास नदी पर बना हुआ बांध है जिसे जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। नंद संबंध बांध को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा इस बांध को कहा जाता है। अपन देखा कि अरावली पर्वतमाला राजसमंद जिले में स्थित है, जिसमें अरावली पर्वतमाला का कुछ भाग आता है जिसमें खमनोर की पहाड़ियां हैं। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है और बनास नदी पर राजसमंद जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध को राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर जाती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक बांध का निर्माण होता है। चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मात्रकुंडिया बांध। इसका नाम मात्रकुंडिया बांध, इसका नाम आता है मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। मात्रकुंडिया बांध को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में पहुंची अपनी बनास नदी, जिसमें क्या बना था? मात्रकुंडिया बांध था, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। फिर जाती है चित्तौड़गढ़ से जाती है अपन की भीलवाड़ा जिले में। चित्तौड़ से पहुंची है भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा जिले के एक स्थान आता है बिगोद। बिगोद नामक स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें त्रिवेणी संगम बनता है, जिस त्रिवेणी संगम में बनास, बेडज और मेला नदियों का, तीन नदियां आपस में आकर मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहां बनता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम में तीन नदियां होती हैं, एक तो होती है बनास, एक होती है बेडज, एक होती है मेनाल। इस त्रिवेणी संगम में तीन नदियां होती हैं, बनास, बेडज और मेनाल। बिगोद भीलवाड़ा में, कहां पर है? बिगोद, इसका नाम आता है बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, बेडज और मेला त्रिवेणी संगम बनाती हैं।
भीलवाड़ा के अंदर। फिर भीलवाड़ा से नदी जाती है अपन की अजमेर के अंदर। भीलवाड़ा से जाएगी नदी अजमेर। अजमेर से आती है टोंक, और टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। टोंक जिले में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। वो निर्माण कहाँ होता है? देवधाम निवाई टोंक। देवधाम निवाई टोंक। देवधाम निवाई, देवधाम निवाई टोंक में, देवधाम निवाई टोंक में बनास नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसमें 3 नदियां होती हैं। एक तो होती है अपन की मानसी, बांडी और मानसी, बांडी और मानसी, बांडी और बनास। 3 नदियों त्रिवेणी संगम होता है। इसमें 3 नदियां होती है अपन की। एक तो होती है मानसी, एक होती है बांडी और एक होती है बनास। 3 नदियां देवधाम निवाई टोंक में त्रिवेणी संगम होता है टोंक जिले में, जिसमें मानसी, मानसी, बांडी और बनास 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। फिर अपन की ये नदी होती है बनास नदी। बनास नदी फिर जाती है अपन के रामेश्वर, रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाती है। टोंक से जाती है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। ये अपन का रामेश्वर सवाई माधोपुर में है। और रामेश्वर सवाई माधोपुर में भी त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे जिसे मेढ़ाओं का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। मैं इसको यहाँ ले देता हूँ सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें 3 नदियां होती हैं। एक होती है बनास, एक होती है अपन की बनास, और बनास होती है बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप 3 नदियों का त्रिवेणी संगम अपन के सवाई माधोपुर में बनता है, जिसे रामेश्वर, रामेश्वर नामक स्थान है, जिसे मीनाओं का कुंभ कहा जाता है। और इस पर बाहर से दर्शक आते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, जिसका मेला कार्तिक पूर्णिमा को, महाशिवरात्रि को मेला लगता है। तो यहाँ पर 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है बनास, चंबल और सीप। इसमें 3 नदियां आती हैं अपन। एक तो आती है बनास, एक तो आती है बनास, सीप और चंबल। ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ये बनता है अपन सवाई माधोपुर में। एक स्थान पड़ता है रामेश्वर। रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। इसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। मीणाओं का कुंभ कहा जाता है, जिसपे मेला, जिसमें बाहर से दर्शक आते हैं। और इसका मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसका मेला लगता है कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को मेला लगता है। इस मेले में बाहर से दर्शक आते हैं और भगवान शिव के, भगवान शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। ये अपन की फिर नदी जाती है सवाई माधोपुर से यूपी में। चंबल नदी मिलती है सवाई माधोपुर जाके, और सवाई माधोपुर में चंबल नदी बनास को लेकर जाती है यूपी के अंदर। और यूपी में चंबल नदी इटावा नामक स्थान पर जाकर यमुना में मिल जाती है। ये अपन की होती है बनास नदी। जो बनास नदी पढ़ी अपन ने, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अपन ने पढ़ रहे हैं बनास एवं बाणगंगा बेसिन। तो अपन ने पूरी नदी नहीं पढ़ी। अपन जो नदी का बेसिन था, प्रवाह क्षेत्र था, वो अपन देखा था नॉर्मल टाइप से। अपन पूरी, जब नदी टॉपिक आएगा उसको अपन विस्तार से नदियों का पढ़ने वाले हैं। तो अपन देख रहे हैं बनास नदी। बनास नदी में अपन का उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला, राजसमंद जिला, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। और राजसमंद जिले में बनास नदी पर नंद संबंध बांध बना हुआ है, जिसे राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद जिले से बनास नदी जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसे मातृकुंडिया बांध कहा जाता है।
जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। फिर अपन जाती है बनास नदी चित्तौड़ से जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बृहद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जिसमें बनास, बेडस और मेला नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। फिर जाती है अपन की भीलवाड़ा से अजमेर। अजमेर से जाती है टोंक। टोंक जिले में देवधाम निवाई टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें मानसी, बांडी और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। फिर अपन जाती है टोंक। टोंक हो गया, टोंक से जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चम्बल नदी में जाके मिल जाती है, और चम्बल नदी में सवाई माधोपुर रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसे मीनाओं का कुंभ कहा जाता है, जिसमें 3 नदियां होती हैं, बनास, चम्बल और सीप नदी होती है, जिसका मेला महाशिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और जिसमें बाहर से दर्शक आते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और फिर ये अंत में जाके चम्बल नदी, बनास नदी सवाई माधोपुर में चम्बल में जाके मिल जाती है, और चम्बल नदी जाती है धौलपुर। धौलपुर से जाती है यूपी में। यूपी में एटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये अपन को होती है बनास नदी। अपन ने बनास नदी पर अपन पढ़ा था बनास एवं बाणगंगा बेसिन, तो अपन इतना पढ़ा था। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, आगे बात करते हैं। अपन देखते हैं कुछ सिंगल लाइन के कुछ टॉपिक हैं, उन्हें अपन बनास नदी संबंधित जिन्हें देखते हैं। एक आता है अपन का मालपुरा करौली का मैदान। एक नाम आता है मालपुरा करौली का मैदान। एक नाम क्या है? मालपुरा करौली मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान कहां पर स्थित है? ये बनास नदी का उत्तरी भाग, जो टोंक सवाई माधोपुर एवं करौली में विस्तृत है, उसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। तो अपन देख रहे हैं मालपुरा करौली मैदान क्या है कि बनास नदी का उत्तरी भाग, बनास नदी का उत्तरी भाग, जो करौली, टोंक सवाई माधोपुर करौली में प्रभात क्षेत्र, जो टोंक सवाई माधोपुर करौली प्रवाह मालपुरा करौली मैदान कहलाता है। तो मालपुरा करौली मैदान किसे कहते हैं कि बनास नदी का उत्तरी भाग, बनास नदी जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसका उत्तरी भाग, जो टोंक सवाई माधोपुर एवं करौली में विस्तृत है, उसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन पिंडमांड का मैदान। एक आता है अपन का पिंडमांड का मैदान। पिंडमांड का मैदान, पिंडमांड का मैदान ये कहां पर है कि पिंडमांड का मैदान है देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पिंडमांड का मैदान कहलाता है। अपन ने देखा पिंडमांड का मैदान देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पिंडमांड का मैदान कहलाता है। और फिर देखा अपन ने मालपुरा करौली का मैदान, बनास नदी का उत्तरी भाग, जो टोंक सवाई माधोपुर करौली में विस्तृत है या प्रवाह क्षेत्र है, जिसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। फिर बचता है खैराड़। खैराड़ क्या है? जहाजपुर से मालपुरा के तक का क्षेत्र। एक आता है खैराड़, एक शब्द होता है खैराड़। खैराड़ है जहाजपुर से मालपुरा तक का क्षेत्र। जहाजपुर से मालपुरा तक का क्षेत्र खैराड़ का मैदान कहलाता है। तो अपन ने 3 शब्द पढ़े बनास नदी संबंध, जिसमें अपन ने पढ़ा मालपुरा करौली मैदान क्या होता है कि बनास नदी का उत्तरी भाग, जो टोंक एवं
टोंक टोंक स्वयं माधोपुर करौली में प्रभावित क्षेत्र होता है उसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। फिर पढ़ा अपन ने पिंडमान का मैदान। पिंडमान का मैदान देवगढ़ से राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पिंडमान का मैदान कहलाता है। फिर देखा अपन ने खैराड़। खैराड़ है जहाजपुर से मालपुरा तक का मैदान खैराड़ कहलाता है। ये अपन की बनास नदी बनास बेसिन था जो कंप्लीट होता है। अपन पढ़ते हैं अब इसके बाद में बाणगंगा नदी। अपन देखिए अब बात करते हैं बाणगंगा नदी पर कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, बाणगंगा नदी कहां पर स्थित है और उसे क्या कहा जाता है। मालपुरा देखा, मालपुरा में देखा अपन ने मालपुरा मैदान किसे कहा जाता है कि मालपुरा मैदान उसे कहा जाता है कि बनास नदी का उत्तरी भाग में, बनास नदी का उत्तरी भाग में जो टोंक से माधोपुर करौली में विस्तृत है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। फिर पढ़ा अपन ने पिंडमान का मैदान। पिंडमान का मैदान उसे कहा जाता है कि देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा पिंडमान का मैदान कहा जाता है। फिर देखा हमने खैराड़ का मैदान। जहाजपुरा से मालपुरा तक के क्षेत्र को खैराड़ का मैदान कहा जाता है। ये होती है अपन की बनास नदी। अब देखते हैं अपन बाणगंगा नदी। अब आती है अपन की बाणगंगा नदी। ये अपन का राजस्थान आता है। ये अपन का राजस्थान आता है। इस राजस्थान में अपन देख रहे हैं कि बाणगंगा नदी कहां पर है। राजस्थान के अंदर एक जिला आता है अपन का जयपुर। राजस्थान जिला आता है अपन का जयपुर। राजस्थान जिला पर अपन का जयपुर। राजस्थान जिला आता है अपन का जयपुर जिला। जयपुर जिले में पहाड़ी आती है बैराट की पहाड़ी जो वर्तमान में शायद कोटपुतली बहरोड में स्थित है। एक जयपुर और अलवर से एक जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड में एक पहाड़ी आती है जिसे कहते हैं बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी कोटपुतली जयपुर जिले में स्थित है और बैराट की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं बाणगंगा नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। नाम क्या है? बाणगंगा नदी। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। बैराट की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बाण गंगा नदी। बाणगंगा नदी के कुछ उपनाम आते हैं। इसे बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है किसे? बाणगंगा नदी को। तो अपन ने देखा कि जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियां स्थित हैं जिनसे बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और अपन को पता होगा कि मत्स्य जनपद भारत में जनपद आता है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट और बैराट में एक राजा हुए थे जिसका नाम था विराट। विराट के नाम के उस नाम पर ही विराट राजा के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम विराटनगर रखा गया था। तो अपन देखते हैं कि विराट, अपन देखते हैं कि अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो अपन उस पर बात करने वाले हैं। जिसे अपन देखते हैं कि इसे अर्जुन की गंगा किस कारणवश कहते हैं, इसे अर्जुन की गंगा क्यों कहा जाता है। तो अपन देखते हैं कि अर्जुन की गंगा इसे जब अपन चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत में क्लास में अपन चलते हैं महाभारत की तरफ जिसमें अपन देखते हैं कि महाभारत में जब युद्ध हुआ था उसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है जिसमें कौरव और पांडवों में जुआ का खेल होता है। जुआ के खेल में पांडव बन के हार जाते हैं और कौरवों की विजय होती है। उस कौरवों की विजय में अपन देखते हैं कि पांडवों को 12 साल का वनवास व 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। उस अज्ञातवास दिया जाता है और अज्ञातवास को लेकर वो दुर्योधन ने कहा कि 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था उनसे पांडवों को। और पांडव उसी समय वहां से निकल जाते हैं
और उन्हें अपने जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, उस पर अपन चलते हैं, आगे चल जाते हैं। और वो अपने राजस्थान के अंदर एक नगर आता है विराटनगर, विराटनगर में आके रुक जाते हैं। वहां के राजा हुए थे विराट, राजा विराट के पास वो जाते हैं और पांडव एक साथ नहीं जाते हैं, वो अलग अलग अपना भेष बदलकर राजा विराट के पास जाते हैं। और उस विराट के पास वो नौकरियां मांगने जाते हैं, जिससे उसको उसको वहम नहीं आए कि ये 5 पांडव हैं। तो कभी अर्जुन गया था, कभी भीम गया था, ऐसे अलग अलग होके जाते हैं। तो अपने भीम पहुंचते हैं कहाँ, विराटनगर में। विराटनगर वे राजा विराट के पास पहुंचे अपना वेश बदलकर, और उन्हें वहां पर नौकरी मांगी तो उन्हें रसोईया की नौकरी दी गई थी। तो भीम अधिक खाना खाता था, इसी कारण उन्हें रसोईया की नौकरी दी गई थी कि रसोईया में किसी की रोक टोक तो होती नहीं है, वो उसका दिल चाहे जब भी खा सकता है, उसमें कोई रखवाली करने वाला नहीं है, तो उसे दिया गया था रसोईया। फिर जाते हैं अर्जुन, अर्जुन भी अपना भेष बदल कर जाते हैं और उन्हें उन्हें उनका उन्हें दिया गया था, अर्जुन को दिया गया था ब्राह्म, उन्होंने अपना नाम बताया ब्राह्म अल्लाह, ब्राह्मणल्ला। ब्राह्मणल्ला होता है ना तो उसका जेंडर फिक्स नहीं होता है, ना तो वो पुरुष होता है ना वो फीमेल होता है, और वो उसको दिया गया था किसे, अर्जुन को। अर्जुन डांस करने लगा था, डांस में निपुण था, वो राजा विराट की पुत्री थी, राजकुमारी थी, जिसे डांस सिखाने का कार्य दिया गया था अर्जुन को, जिसे ब्राह्मणल्ला कहा जाता था। फिर अपन देखते हैं कि फिर आगे चलते हैं, और एक दिन की बात है जिसमें अपन विराट और उसके साथ में युधिष्ठिर, राजा विराट और युधिष्ठिर जाते हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं। और फिर देखते हैं अपन कि इसी बात को कौरवों को पता चलता है, और कौरवों के गुरु हुए थे जिसका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पता लगता है कि पांडव राजा विराट के पास रहने लगे हैं, और वो दुर्योधन ने दुर्योधन से कहा, द्रोणाचार्य ने, कि दुर्योधन, अपन के जो पांडव थे वो विराट में राजा विराट के पास रहने लगे हैं। और आगे चलकर जब दुर्योधन इस बात की खोज करता है और वो अपने विराट में आकर रुकता पहुंचता है, तो वहां उनको अर्जुन और उनके पांडवों के बारे में कोई सूचना नहीं लगती है। राजा विराट थे तो उनसे मना कर देते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन नहीं आए थे, वो अर्जुन नहीं आए थे। इसके बाद आगे जाके दुर्योधन जो द्रोणाचार्य से बात पूछते हैं कि महाराज गुरुदेव, आपने झूठ बोला कि पांडव विराट में रहते हैं, वो वहां पर नहीं है। और जब द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि मेरी दृष्टि कभी धोखा नहीं खा सकती, वो विराट में ही अपना भेष बदलकर रह रहे हैं, तो उन्होंने मौका देखा और एक दिन विराट पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जिस समय विराट वहां पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो विराट में जो गाय थी, गाय को लूटने के लिए कौरव द्रोणाचार्य के आदेश से आक्रमण करते हैं। और जब गायों पर आक्रमण होता है तो कोई क्षत्रिय जो वहां पर रह रहा होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आगे जाकर जब कौरव वहां से विराट पर आक्रमण करते हैं और वहां से गायों को लूट कर ले जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर आगे जाकर इस बात का पता राजा विराट के पुत्र होते हैं उत्तर को पता लगता है इस बात का कि हमारे विराट पर आक्रमण हुआ है, और वो वहां गाय को निकाल कर ले गए। इसकी बात की सूचना राजा विराट के सेनापति थे, वो उसके विराट के पुत्र हुए थे राजकुमार, उन्हें जाकर सूचना देते हैं और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका नाम था, बेटा का नाम था उत्तरक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके घोड़े को चलाने वाला, उनका सारथी उनके पास नहीं था, वो राजा विराट के साथ गया हुआ था। उसी समय वहां पर एक द्रौपदी थी पांडवों की, जो द्रौपदी नौकरानी का कार्य करती है, और द्रौपदी कहती है कि महाराज, राजकुमार, मैं जानती हूँ जो आपके घोड़े को, रथ को चला सकता है कि कौन है, कि वो है ब्राह्मणल्ला कौन था, जो आपकी जीजी को डांस सिखाने का कार्य करता है, वो ब्राह्मणल्ला, जिसे अर्जुन का नाम दिया गया था ब्राह्मणल्ला, वो था। तो उत्तरक थे, जो राजकुमार थे, वो हंसते हैं कि वो रथ चलाएगा हमारा, वो तो उसको यूं ही पता नहीं है कि मेरा जेंडर क्या है।
तो वो रथ क्या चलाएगा, वो तो अपने पैरों में घुंघरू बांध के डांस करता रहता है। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि आप एक बार बुलाओ और उससे बात करके देखो कि रथ बहुत शानदार चलाता है वो। उसको द्रौपदी की जिद पर अड़ी और उसने और वहां से अर्जुन को बुलाया गया था। अर्जुन वो अपना उत्तरक का राजकुमार का सार्थक बना और वह रथ को लेकर रवाना होता है युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए जब वो मैदान में जाते हैं तो उत्तरक, जो राजा विराट का पुत्र था उत्तरक, जो उधर से कौरवों के आक्रमण होते हैं तो तीरों का एक साथ झुंड आता है, उसे देखकर उत्तरक वहां से घबरा जाता है और वो कहता है ब्राह्मणला से, अर्जुन से कहता है कि सार्थक आप चलो, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, इधर से तो बहुत तगड़ा युद्ध हो रहा है। इस बात को देखकर अर्जुन उससे मना करते हैं, नहीं अपन को युद्ध लड़ना ही है, अपन वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उत्तरक की बात को अर्जुन नहीं मानता है और उत्तरक रथ से उतरकर भागने लगता है। तो उसे अर्जुन भी उसके साथ जाके उसको पकड़ लेता है उत्तरक को कि ये तू क्या कर रहा है, भाग क्यों रहा है, अपन युद्ध करेंगे इनसे, युद्ध करो चलो। तो वो वापस नहीं आता है। जब वो कहते हैं कि मैं अर्जुन हूं, आप युद्ध करो, मेरे साथ चलो, आप झूठ मास, वहां पर झूठ मास की झूठ झूठ के लिए हल्का सा बेटर रहना कि उनको बहम नहीं आ जाए कि अर्जुन तीर चला रहा है। तो उत्तरक उसके साथ जाता है और वो तीर का बहाना लेकर चलता रहता है। लेकिन उत्तरक कहता है किससे, अर्जुन से, कि अर्जुन आपके पास तो किससे चलाओगे, आपका कोई धनुष ही नहीं है। तो अर्जुन सोच में पड़ता है कि मेरा धनुष कहां पर है। जब अर्जुन विराट के अंदर प्रवेश किया था तो अपने धनुष को बरगद का पेड़ था उस पर टांग गया था, जिसका नाम था उसके धनुष का गांडीव। गांडीव को बरगद के पेड़ पर टांग गया था। वो उसे लेने के लिए वहां पर जाता है, अपने धनुष को, गांडीव को, लेकिन वो लेने के लिए उसे लपकता है बरगद के पेड़ पर। तो बरगद का पेड़ उतना ही ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो उससे कहकर गया था कि मैं आपको जब भी प्राप्त करूंगा तो मैं आपको गंगा नदी से शुद्ध करके जब भी मैं आपको प्राप्त करूंगा। लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अपने गांडीव से हाथ जोड़ता है कि मेरे से क्या गलती हो गई, आप मेरे को क्षमा करो, आपकी मुझे जरूरत है, आप मुझे प्राप्त हो। तो गांडीव उसे प्राप्त होता है। उसकी पुरानी बात होती है कि मैं आपको शुद्ध करके ही आपको हाथ में लूंगा, गंगा जल से धोकर ही। तो वो उसे हाथ में लेता है और अपने गांडीव से एक तीर चलाता है और बैराट की पहाड़ियों से गंगा नदी निकलती है, जिसका नाम होता है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम अर्जुन की बैराट की पहाड़ियों से होता है, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो अर्जुन ने उस गांडीव को गंगा नदी में धोकर जब वो उस युद्ध को लड़ने के लिए जाता है और जब वो अपना पहला तीर चलाता है तो वह गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाके गिरता है। और जो द्रोणाचार्य कहता है कि इसमें युद्ध करने के लिए अर्जुन आ चुका है मैदान में, अर्जुन युद्ध कर रहा है। और अर्जुन ने जब तीर चलाया तो वो अपने द्रोणाचार्य गुरु के चरणों में आके गिरा था। कि जब कौरवों ने कहा था कि महाराज गुरुदेव आपको कैसे पता चला कि अर्जुन युद्ध करने के लिए आ गया है, तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि मेरे को पता क्यों नहीं चलेगा, नोट्स तो मेरे ही हैं, मेरा ही पढ़ा हुआ मैटर है, तो मेरे ही पढ़ा हुआ मैटर को मेरे को नहीं समझ आएगा कि यह तीर कहां से चल रहा है। तो जब उसने तीर चलाया था कि अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, उसके पैरों में जाके वो तीर लगा। फिर कहते हैं अब देखना अगला तीर चलेगा जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के चरणों में जाके गिरेगा। इतने में भीष्म पितामह बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जी तीर आ गया मेरे चरणों में। तो इस बात का पता कौरवों को लग जाता है और द्रोणाचार्य को भी पता लग जाता है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए आ गया है। और अर्जुन वहां से कौरवों से गाय को छुड़वा लेता है और युद्ध जीत जाता है और कौरवों की सेना वहां से भाग जाती है। लेकिन द्रोणाचार्य जी अर्जुन का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो हमारा लक्ष्य था कि पांडवों को हेरना, हमने आपको देख लिया है, आपके अज्ञातवास में अभी 8 दिन बाकी हैं, आप मेरे पास आ गए हो, मैंने आपको देख लिया है, आपका अज्ञातवास खत्म हो गया है। अज्ञातवास किसे कहते हैं, अज्ञातवास कौरव पांडवों को 1 साल का दिया गया था, 12 साल का था वनवास। अज्ञातवास उसे कहते हैं जिसमें कौरवों में से कोई भी व्यक्ति पांडवों को देख नहीं पाए, उसे कहते हैं अज्ञातवास। लेकिन इस बात का पता द्रोणाचार्य को लग जाता है कि मैंने तो अर्जुन को देख लिया। तो अर्जुन कहता है कि आपके पास सबूत क्या है कि मैं खुद हूं। तो अर्जुन ने कहा मैं तेरे को मार दूंगा। फिर तेरे पास सबूत क्या है? तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मेरे को मारो मत, मैं आपका अज्ञातवास के लिए कह दूंगा कि मैंने अर्जुन को अज्ञातवास में 14 को देखा था, आपका अज्ञातवास 14 को खत्म होगा, तो मैं इसलिए 14 को ही नाम लूंगा कि मैंने अर्जुन को 14 को अज्ञातवास में देखा था। ये अपन की अर्जुन गंगा, ये अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी की कहानी होती है कि इसे अर्जुन की गंगा क्यों कहा जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है। आगे
अर्जुन गंगा कहा जाता है। फिर ये अपन की अर्जुन की गंगा नदी है बाणगंगा नदी, जयपुर से जाती है आगे, जयपुर से चलकर आगे जाती है। ये देखते हैं अपन बाणगंगा नदी, ये अपन की बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी अपन की जयपुर से चलती है और जयपुर से चलकर जाती है अपन की ये दौसा, दौसा से जाती है भरतपुर में, भरतपुर से यूपी में जाके यूपी में चले जाती है। फिर यहाँ चलती है दौसा, यहाँ से आएगा अपने दौसा, दौसा से जाएगी ये भरतपुर और भरतपुर से जाएगी ये यूपी। ये अपन की बाणगंगा नदी कंप्लीट होती है। तो अपन देखा कि जयपुर की पहाड़ियां होती हैं, बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। यह नदी जयपुर से बैराट की पहाड़ी से निकलती है और जाती है दौसा, दौसा जाती है भरतपुर, भरतपुर जाती है यूपी में। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें देखते हैं जयपुर में एक बांध का निर्माण होता है बाणगंगा नदी पर, जिस बांध का नाम है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध का निर्माण जयपुर में होता है। ये बाणगंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर जिले में स्थित है। फिर देखते हैं अपन भरतपुर में, भरतपुर जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अनाज बांध। भरतपुर में एक बांध है, बांध में जिसका नाम अजान बांध। अजान बांध कहाँ है? भरतपुर जिले में स्थित है। ये इस पर दो बांध थे जो अपन देखे, जयपुर में रामगढ़ बांध, भरतपुर में अजान बांध। ये अपन बाणगंगा नदी थी। इसमें देखते हैं रोही प्रदेश, इसमें आता है एक शब्द आता है रोही प्रदेश। रोही प्रदेश किसे कहा जाता है? इसमें आता है रोही प्रदेश। रोही प्रदेश क्या होता है? रोही प्रदेश वो होता है कि जयपुर भरतपुर से यमुना नदी के बीच का दोआब क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे दो नदियां बहती हैं उनके मध्य में जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है। और उस दोआब में जयपुर और भरतपुर के मध्य में का क्षेत्र है जिसे रोही प्रदेश कहा जाता है। यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो दोआब किसे कहते हैं? कि दो नदियों का मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है। और जयपुर और भरतपुर से यमुना नदी, जयपुर भरतपुर से और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र है उसे रोही प्रदेश कहा जाता है। तो ये क्या होता है? जयपुर जिले से, जयपुर व भरतपुर से यमुना नदी का मध्य का क्षेत्र रोही प्रदेश कहलाता है। यह अपन का आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज अपन ने जो पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हैं और अपन देखते हैं। अपन ने पढ़ा था, अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि बनास और बाणगंगा बेसिन, बनास एवं बाणगंगा बेसिन पढ़ा था अपन ने। फर्स्ट पढ़ी थी बनास नदी, बाणगंगा बेसिन पढ़ा था कि बाणगंगा बेसिन किसे कहा जाता है? यह बनास एवं बाणगंगा नदियों की सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है, प्रवाह क्षेत्र से निर्मित क्षेत्र होता है, उसे बेसिन कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। तो अपन देख रहे हैं बनास एवं बाणगंगा बेसिन किसे कहा जाता है? यह बनास एवं बाणगंगा नदियों की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। इसमें संपूर्ण, इस क्षेत्र में संपूर्ण जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर अपन ने नक्शा बनाया था राजस्थान का। राजस्थान नक्शे में देखा था कि अरावली पर्वतमाला में खमनौर की पहाड़ी थी राजसमंद जिले में, जहां से बनास नदी का उद्गम हुआ था। इसे बनास नदी को कुछ उपनाम बताए गए थे। मैंने उपनाम बताए नहीं बताए तो दोबारा देख लो। मैंने बताया था सर्पिल का आकार की नदी है, वन की आशा कहा जाता है इसे, वशिष्ठी नदी कहा जाता है इसे, और वर्णासा नदी बनास नदी के उपनाम थे, इसे कहा जाता है। फिर देखा पढ़ने की बनास नदी राजसमंद जिले से जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुंडिया बांध का निर्माण करती है जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। फिर जाती है भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है जो बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, जिसमें तीन नदियां मिलती हैं, बनास, बेडच और मेनाल। ये त्रिवेणी संगम बनता है। फिर जाती है अपन की ये टोंक जिले में, टोंक जिले में निवाई टोंक है जहां पर मानसी, बांडी और बनास नदी को त्रिवेणी संगम होता है। फिर जाती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें चंबल, सीप और बनास नदी को त्रिवेणी संगम होता है, जिसे मीनाओं का कुंभ कहा जाता है। जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, शिवरात्रि पर मेला लगता है, जहां पर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। यह अपन की बनास नदी थी।
फिर देखिए अपन ने इसके बाद देखा था अपने पिंडमांड या मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान क्या है वो अपन ने देखा था, उसमें देखा था अपन ने कि मालपुरा करौली का मैदान था, वो देखा था अपन ने कि बनास नदी का उत्तरी भाग, बनास नदी का उत्तरी भाग जिसमें टोंक व सवाई माधोपुर करौली में विस्तृत है, उसे पिंड मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। फिर देखा अपन ने पिंडमांड का मैदान, देवगढ़ राष्ट्रीय राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को पिंडमांड का मैदान कहा जाता है। फिर आता खैराड़ का मैदान, जहाजपुरा से मालपुरा तक के क्षेत्र को खैराड़ का मैदान कहा जाता है। फिर देखा अपन ने बाणगंगा नदी देखी थी, बाणगंगा नदी में देखा था कि जयपुर जिले में बैराठी पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इस बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। और फिर देखी थी यह नदी जयपुर से जाती है दौसा में, दौसा से जाती है भरतपुर, भरतपुर से जाती है यूपी में। इसमें जयपुर जिले में एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है रामगढ़ बांध, और भरतपुर में अजान बांध का निर्माण करती है। ये अपन का आज का टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। आज भी बात है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।